Good morning, students. It's class 7th. We are on chapter 2nd of history, that is New Kings and Kingdoms. It's part 3rd and we are on the topic the king. तो उसमें बताया हुआ है कि नॉर्थ और साउथ इंडिया में बहुत सारे जो एरियाज़ थे जहाँ पर कि डिफीटेड रूलर्स जो हैं वो थे, यानी कि जिन्हें दूसरे जो राजा होते हैं वो हरा देते थे, उन्हें सामंत कहा जाता था। जब भी कोई भी रूलर डिफीट होता था किसी भी वॉर में, तो उसका जो टेरिटरी होती थी, उसकी क्षेत्र जो होता था, उसे वापस दे दिया जाता था, पर उसे रॉयल कोर्ट जो है वो रेगुलरली अटेंड करना पड़ता था और उसको एक क्योटा ऑफ ट्रूप्स दिया जाता था, यानी सेना की एक निश्चित निर्धारित सीमा तक ही वो एक सेना रख सकता था। ये सारी चीज़ें थी। फिर ये सामंत जो थे वो हमेशा ये चाहते थे कि किसी न किसी तरह से वो अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर सकें, ताकि उनका राज्य उनके पास वापस आ जाए। और जैसे ही उनके पास पावर और वेल्थ आ जाती थी तो वो खुद को क्या कहने लग जाते थे, महासामंत या महामंडलेश्वरा कहने लग जाते थे। उसके अलावा बताया हुआ है कि जो ब्राह्मण जो थे वो फ्लैटर्ड करते थे किंग्स को और उनके बारे में अच्छी अच्छी बातें लिखते थे और बहुत सारी रिलीजियस सेरेमनी वगैरह करते थे। और किंग्स जो हैं उनको क्या देते थे, लैंड देते थे। ब्राह्मण वर नॉट रिक्वायर्ड टू पे एनी टैक्स ऑन दिस लैंड, और ब्राह्मणों को इस लैंड पर किसी भी तरह का टैक्स नहीं देना पड़ता था। They did not cultivate the land themselves. Instead, they employed various laborers to cultivate this land. And along with this, the Brahmin provide their assistance in bringing new land under cultivation and thus increasing agriculture production. अब ये जो ब्राह्मण होते थे वो उस पर खुद तो कल्टिवेशन यानी एग्रीकल्चर नहीं करते थे, वो लेबरर को हायर करते थे जो कि उस पर कल्टिवेट करते थे। इस तरह से ब्राह्मण जो है वो नई लैंड लेके आते थे कल्टीवेशन के लिए और इससे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ता था। दीज लैंड्स ग्रांट्स वर कॉल्ड प्रहसित, जो ये लैंड ग्रांट जो थी उसे प्रशस्तिस कहा जाता था। और दीज वर रिकॉर्डेड ऑन द कॉपर प्लेट्स विच वर गिवन टू दोज हु रिसीव द लैंड। और ये जो है कॉपर प्लेट्स पे होता था, जैसे ये फोटो दी हुई है, और जिसे लैंड दी जाती थी उस पर उसका नाम लिखवा दिया जाता था। द किंग बिकेम डिपेंडेंट ऑन ऑल दीज पीपल फॉर आर्मी एंड रेवेन्यू। आर्मी और रेवेन्यू के लिए जो किंग था वो इन लोगों पर डिपेंड करता था। दीज पीपल could refuse to pay revenue at times and would also refuse to send a contingent of soldier. They would also fight with each other at times because all of them held their own army. अब उनकी अपनी अपनी आर्मी थी, तो वो लोग जो है किंग को रिफ्यूज़ भी कर सकते थे और रेवेन्यू के लिए भी रिफ्यूज़ कर सकते थे। Thus the king's power declined gradually and the land started becoming हेरिडिटरी। इसलिए क्या हुआ, अब जब लगा कि किंग्स की जो पावर है वो डिक्लाइन होने लग गई है, तो लैंड का जो सिस्टम था वो हेरिडिटरी होना लग गया। हेरिडिटरी होता है वंशानुगत। अब है विलेज एडमिनिस्ट्रेशन। द विलेज गवर्नमेंट वॉज द मोस्ट नोटिसेबल यूनिट इन ऑल द नॉर्थ इंडियन किंगडम। द विलेजेस कंटेन कमिटी विच लुक्ड आफ्टर लोकल स्कूल्स, टेम्पल्स, वाटर टैंक्स एंड रोड्स। अब विलेजेस का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होता था कि वो कमेटी के अकॉर्डिंग होता था। कमेटी बना दी जाती थी जो कि उस लोकल एरिया के स्कूल, टेम्पल और वाटर टैंक्स और रोड्स को देखती थी। दे वर्कड इन कोऑर्डिनेशन विद द विलेज हेडमैन एंड दे ऑल्सो असिस्टेड इन सेटलमेंट ऑफ वेरियस डिस्प्यूट्स एसोसिएटेड विद द कैटल एंड लैंड। और कैटल्स और लैंड से रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट्स होते थे, लड़ाई झगड़े होते, तो विलेज का जो हेडमैन होता था, जैसे कि अभी सरपंच वगैरह होते थे, उस तरह से वो सारा क्राइटेरिया वो लोग देखते थे कि हाँ हेडमैन जो होता था सबसे वृद्ध व्यक्ति वो डिसाइड करता था। द किंग कलेक्टेड सेवरल टैक्सेज। अब किंग्स जो थे वो बहुत सारे टैक्सेस भी कलेक्ट करते थे, जैसे लैंड टैक्स, ट्रेड टैक्स और बहुत सारे तरह के जो टैक्सेस वगैरह हैं वो लगवाए गए थे किंग्स के द्वारा। फिर है ट्रेड। ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ फ्लोरिशिंग ओवरसीज ट्रेड टुक प्लेस बिटवीन द साउथ ईस्ट एशिया, चाइना और साउथ इंडिया। यहाँ पर लाइक साउथ ईस्ट एशिया में, चाइना में और साउथ इंडिया तक इनका व्यापार फैला था। ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड वेस्ट एशिया गेन्ड मोमेंटम फ्रॉम 10th सेंचुरी एंड ऑनवर्ड्स। अब इंडिया और वेस्ट एशिया में जो ट्रेड हुआ वो 10th सेंचुरी के बाद से हुआ और किंगडम्स में भी होता था और नॉर्थ और साउथ इंडिया जो है उनमें भी विथ इन द किंगडम, यानी ये ज़रूरी नहीं कि एक राज्य का, एक देश का दूसरे देश से हो, एक राज्य से दूसरे राज्य भी व्यापार किया जाता था। उसके अलावा now the monsoon rains had been started to be used for sailing and a number of traders going on these journey got married and settled in these countries. There were Buddhist monks and Hindu priests also among the travelers, and textile, jewel, ivory, drugs, spices ये सारे एक्सपोर्ट किए जाते थे
और जो हॉर्सेस थे एज वेल एज सम ऑफ अदर आइटम्स जो है इम्पोर्ट किए जाते थे। तो उसके लिए बहुत सारे शिपयार्ड वगैरह भी जो है साउथ इंडिया, उड़ीसा और बंगाल में हैं। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू।